सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित उग्रेती आपका स्वागत करता हूँ एग्ज़ाम वे पे। तो जो हमारा ये सेशन चल रहा है चंद का, आज उसका ये अंतिम सेशन है। आपका यहाँ पे चंद जो शासनकाल हमने शुरू करा था उत्तराखंड का, वो यहाँ पे समाप्त होगा। इसके बाद में हम गढ़वाल का जो परमार और पंवार वंश था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देता हूँ। क्लासेस आपकी 14 से 15 मिनट की होती हैं, लेकिन इसमें जो कंटेंट रहता है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये आपके हैंड रिटन नोट से पढ़ाया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना लिखने में समय खराब नहीं करता हूँ, बल्कि उसको जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। और साथ ही में मैं आपको जीके और मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी देता रहता हूँ, जो आपके आगामी यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि चंदों का जो लास्ट राजा था महेंद्र चंद, है ना, कैसे उसको गोरखाओं ने हराया और गोरखाओं ने जो है कुमाऊं में क्या कर दी, गोरखा प्रशासन की नींव रखी। अब गोरसा शासन प्रशासन हम लोग पढ़ेंगे अलग से, लेकिन वहां पे तक हमने पढ़ दिया था जहां पे चंद शासनकाल खत्म हो चुका था। अब चंदों का प्रशासनिक स्वरूप क्या था, देखिए। राजा सर्वोच्च एवं प्रधान न्यायाधीश हुआ करता था। शासन जो था पंचायती राज तंत्र, जो अपने नाम के अंत में देव शब्द धारण करता था। मतलब इनका जो पंचायती राजतंत्र था शासन का, और ये अपने नाम के अंत में क्या देव शब्द क्या करते थे, धारण करते थे, लगाते थे। सेनापति को बख्शी कहा जाता था। परामर्शदात्री मेहरा और फर्त्याल थे, जो परामर्श देते थे भाई कि ऐसा करिए, है ना। एक तरीके से कहूँ तो मैं, दिमाग जो था पीछे, मतलब जो भी प्रशासन का दिमाग था, मेहरा और किसका था, फर्त्याल का था। दीवान जोशी को लोगों को बोला जाता था, हरदेव जोशी, हर्षदेव जोशी, आपका शिरोमणि जोशी। ये लोग जो थे उस टाइम पे क्या थे, प्रधानमंत्री थे। दीवान के अधीन मंत्री और सचिव थे, है ना। मतलब सबसे बड़ा दीवान हुआ करता था, उसके अधीन मंत्री और सचिव हुआ करते थे, और इनकी अधिकतम संख्या कितनी हुआ करती थी, 10। राज्य दो प्रकार के मंडल में विभक्त था, एक सामंतों के अधीन और एक राजा के अधीन। ठीक है। सामंत राजा को क्या करता था, वार्षिक कर देता था। सामंतों की नियुक्ति कौन करता था, राजा करता था। ठीक है। और वो जो इसलिए नियुक्ति करता था कि कोई एक क्षेत्र दे दिया, कोई परगना दे दिया, और उसमें तू शासन करके कर की व्यवस्था कर, वार्षिक कर मुझे दे। और इन्हें ठक्कुर की उपाधि दी जाती थी। किसकी दी जाती थी, ठक्कुर की उपाधि दी जाती थी। अब देखिए, मंडल के नीचे देश थे, जैसे तल्ला देश, मल्ला देश, खरग देश। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परगना, दो प्रकार के परगना हुआ करते थे। एक को बोलते थे सीकदार या सरीदार, ये नागरिक परगने का अधिकारी हुआ करता था। दूसरा बख्शी, जो कि सैनिक कमांडर के अधीन रहता था, वह बख्शी जो रहता था। तो ये छोटी इकाई जो थी परगना थी, ये क्या थी, दो प्रकार की थी, सीकदार और बख्शी। उद्योत चंद के समय सीकदार माल का, मल्ल नहीं था, ये माल एक परगना पड़ता है। माल का जो कौन था, जगन्नाथ बरे। कौन था, जगन्नाथ बरे। और सीरा का सीकदार कहते हैं कि कौन था, गंगाराम। वही जगनचंद के समय सीरा का सीकदार कौन था भाई, शत्रुपाल भंडाली। कौन, शत्रुपाल भंडाली। अब चंदों के समय परगने कौन कौन से थे, देखो, काली कुमाऊं, सोर, सीरा, फल्दा कोट, पाली, पछाऊ और कोटली। ये एक ही है, फल्दा कोट पाली। ठीक है। तो ये चंदों के समय थे। काली कुमाऊं आपको पता है कि चंपावत वाला क्षेत्र पड़ जाता है। सोर आपका पिथौरागढ़ वाला, सीरा आपका डीडीहाट वाला, फल्दा कोट आपका बागेश्वर वाला, है ना। और पछाऊ और कोटली आपका ये नैनीताल वाला क्षेत्र। ठीक है। तो तराई भाबर में 6 परगने थे। कौन कौन से, बक्सी, माल, बुक्साड़, मुंडिया, किलपुरी और छिनकी, जो आज करके आपके रुद्रपुर, है ना, जसपुर, बाजपुर, ये जो क्षेत्र है आपका, इन्हीं के नाम है ये। जो पुराने इनको नामों में उस टाइम पे बोला जाता था। अब तो किसी को जसपुर, किसी को बाजपुर, किसी को रुद्रपुर, किसी को काशीपुर, है ना, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। तो तराई भाबर में क्या थे भाई, 6 परगने थे। किसके, चंदों के। परगने गरखों में विभक्त थे। मतलब अब परगने भी किसमें भाई, गरखों में विभक्त थे। काली कुमाऊं व माल में इन्हें पट्टी कहते थे। क्या कहते थे, पट्टी। किसको, इन गरखों को। सोर व सीरा में इनको कहते थे गरखे। क्या कहा जाता था, गरखे। गरखे का प्रशासक नेगी, ये जात नहीं बल्कि क्या था, पदनाम था।
गरखे पुनः गांव में विभक्त। गांव के मुखिया कौन हुआ करते थे? सयाना और बूढ़ा। ये काली कुमाऊं और ये जौहार जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे, है ना, सयाना और बूढ़ा बोला जाता था क्या? मुखिया को। पाली परगने एवं सल्ट क्षेत्र में ग्राम मुखिया को सयाना कहते थे। क्या कहते थे? सयाना। और गांव के न्यायाधीश भी थे, और ये क्या थे? गांव के क्या थे? न्यायाधीश भी थे। सयाना के नीचे थोकदार होते थे। सयाने के नीचे कौन हुआ करता था भाई? थोकदार। कल्याण चंद के अभिलेख में लच्छी गुसाई मंडाल, कौन? लच्छी गुसाई मंडाल 16 गांवों का क्या कहा गया उसको? कि सयाना था भाई। डाकिया राजा को दे गल्ला छाड़ा, मतलब उस टाइम पे उपज का 1/6वां भाग जो होता था वो राजा को दिया करता था, है ना। जो डाकिया था वो राजा को दे गल्ला बछाड़, इसको जो ये 1/6 कर दिया जाता था, है ना। छठवां पार्ट किसका? आपका भूमि राजस्व का। वो जो दिया करता था वो राजा को दिया करता था, कोई भी जो किसान या जो भी भूमि का मालिक रहेगा। और इसी को गल्ला छाड़ा या उपज का छठा भाग कहा जाता था। अब पंचनवीसी नामक पंचायती कचहरी, जिसको कि चार थान कहते थे। क्या कहते थे? चार थान कहते थे। जो दंड देने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? डंडे। क्या कहा जाता था? डंडे। अब चंद राज्य देखिए, मंडल, पहले राज्य आता था, फिर मंडल, फिर देश, फिर परगने, फिर गरखे, और फिर क्या? गांव। तो ये कुछ इस तरीका क्या था? पैटर्न था। प्रशासनिक इकाई क्या थी? चार बूढ़ा, पांच थोक, चार चौथानी, पौरी 15वां बिस्वा सामान्य जनता को कहा जाता था, आपको पता ही है। तो ये प्रशासनिक इकाई जो तीन में बड़ी थी, चार बूढ़ा में, पांच थोक में, चार चौथानी में, और पौरी 15वां बिस्वा मतलब सामान्य आपकी जनता। अब चार बूढ़ा कौन कौन थे? देखो, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, और ये सारे के सारे जो थे डोटी राज्य मतलब नेपाल से संबंधित थे। पांच थोक कौन से हुए? मेहरा, फड़त्याल, देव, ढेक और खड़ायत। अच्छा, पंचपीड़िया वर्ग में चार चौथानी व छह छरिया ब्राह्मण आते थे। जो पंचपीड़िया थी, है ना, वो एक वर्ग था ये बटा हुआ, इसमें चार चौथानी, है ना, और छह क्या आते थे? ब्राह्मण आते थे। सीराकोट कुख्यात कारागार हुआ करता था इनके समय में, जहाँ पे राजा दीपचंद को और उसके पुत्र को क्या कर रखा? कैद रख रखा था, है ना। इसने मोहनचंद ने उनको कैद कर दिया था, किसको? दीपचंद को और उसके दो पुत्र को। अब चंदों की देखो भू राजस्व नीति क्या थी? चंदों की भू राजस्व नीति क्या थी? देखो, चंदों के समय राजा जिनको रौथ मतलब बहादुरी पुरस्कार और गूठ विष्णु प्रीति मतलब मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि के रूप में जमीन देता था, उसे थातवान कहते थे। उसे क्या कहते थे? थातवान। खायकर मतलब खाई हुई जमीन, मतलब पहले से किसने उस पे क्या कर रखा है भाई? भूमि कर रखी है, और उस पर कर देता था वो। अनाज व नकदी दोनों के रूप में कर देता था, कौन? ये खायकर। अब जो सिरतान था वो सिरतान नकदी के रूप में कर देता था, जबकि खायकर नकदी और अनाज के रूप में दोनों में क्या देता था भाई? कर देता था। अब कैनी जो था वो भूदास था, जो गल्ला छाड़ा 1/6 जो हिस्सा जाता था राजस्व में को राजधानी पहुंचाने का काम करता था, कौन? ये कैनी। थातवान कैनी को बिना जमीन के नहीं बेच सकता था, बिना जमीन के नहीं बेच सकता था। और कैनी जूठा नहीं खाता था। क्या नहीं खाता था ये? जूठा। जबकि छियोड़ा जूठा खा सकता था, एवं उसे अपने चाहे किसी को बेचा जा सकता था। किसको भाई? छियोड़ा को। तो छियोड़ा छियोड़ियाँ उस टाइम पे नौकरानी हुआ करती थी, जो घर पे क्या काम के लिए सर्वेंट जो हम आज बुलाते हैं, उस टाइम पे उनको छियोड़ा या छियोड़ियाँ बोला करता किया जाता था। और ये जूठा खा सकते थे और इनको बेचा भी जा सकता था। अब प्रधान हर गांव में होता था, वह माल गुजारी वसूल करता था। प्रधान पद वंशानुगत होता था। क्या होता था? वंशानुगत मतलब बेटा जो रहेगा वो भी प्रधान ही बनेगा, उसके उसका चलता रहेगा भाई। और प्रधान के नीचे कोटल व प्रहरी होते थे। कौन होते थे? कोटल और प्रहरी। कोटल प्रधान के अधीन कार्य करता था। कोटल क्या करता था भाई? प्रधान के अधीन कार्य करता था, ठीक है। और प्रधान के नीचे कोटल और प्रहरी होते थे। कोटल प्रधान के अधीन कार्य करता था, जिसमें जिसमें वह लगान का हिसाब किताब रखता था। क्या रखता था? लगान का हिसाब किताब। भूमि माप की इकाई नाली,
ज्योला, अधाली और मसा हुआ करती थी। ठीक है। एक मसा में 2 किलो से कम का लगभग भूमि या अनाज नापा जाता था। वहीं ज्योला में लगभग 10 क्विंटल और अधाली में जो है 15 किलो तक मापा जाता था। 36 प्रकार के राजकर थे इस समय में, और सभी करों के नाम को बोला जाता है 36 रकम 32 कलम, जिसको कि समाप्ति किसने करा है? गोरखा प्रशासन ने इसको समाप्त करा। मतलब उन्होंने भी एक तरह से यही लागू करी थी, पर समाप्त करना अगर कोई बोलेगा आपसे तो वो गोरखा प्रशासन ने इस कर व्यवस्था को खत्म करा था। अब देखिए चंद्रकालीन कर व्यवस्था क्या थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर में, क्योंकि इस बार वीडियो एग्जाम में आपने देखा होंगे कि कर व्यवस्था नहीं पूछी हुई थी पर कुछ शब्दावली पूछी हुई थी, है ना। तो जैसे जूलिया, जूलिया जो वो नदी पुलों पर लगने वाला कर था, इसको सांगा भी बोला जाता था। तृतीय आपको पढ़ा दिया नगद कर। रखिए आपको रक्षाबंधन जनेऊ याद हो जाएगा। मांगा कर युद्ध के समय मांगते थे। खैनी कपिलिनी कुली बेगार कर था। बैकर अनाज के रूप में देकर था, मतलब ये अनाज के रूप में दिया जाता था, लिया नहीं जाता था। कटक सेना के लिए कर लिया जाता था। टांट कर सूती वस्त्र के बुनकरों से लिया जाता था। मिजारी जो है कामगारों से लिया जाता था, जबकि साहू जो था वो लेखक को देकर था। इसको सावली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सावली। वही रतंगली लेखक को देकर था। ये मोनाकोट ताम्रपत्र में ये बताया गया है। कूथ नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज था। सीकदार परगना अधिकारी को देकर था। जो परगने का अधिकारी था उसको सीकदार निगी नाम का कर दिया करता था, है ना, देते थे उसको, लेते नहीं थे। कनक जो है सूखा व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में। डाला सयाना को अनाज के रूप में दस्तूर। मौ हर परिवार से लिया जाने वाला कर था। मौ आज हम बोलते हैं ना, क्या है मौज है। भात कर, देखो भात की दावत होती जब उत्सवों पर, तब कर लिया जाता था। भाग कर घराटों पे लिया जाता था। न्योवली कर न्याय पाने के लिए। रौल्या देवल्या राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के लिए लिया जाता था। बजनिया राजा के नर्तकों नर्तकियों के लिए। वही कमीनचारी और सयनचारी सयाना और बूढ़ों को दिया जाने वाला कर था। हिलियानी और अधूल कर जो था वो बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए। सिंगाली ताम्रपत्र में ये बताया गया है। वही पौरी कर जो था वो राजधानी की रखवाली के लिए देय कर था भाई। किसके लिए? राजधानी के लिए। वहीं बाजदार जो है महाजनों को देय कर था, जो उस टाइम पे बड़े पदाधिकारी थे। औताली जो है राजा की जमीन पर लिया जाने वाला कर था। शुल्क कर जो है राजा के सेवकों के लिए था। वहीं चौबदार जो है राजा की निजी वस्तुओं के लिए लिया जाने वाला क्या था? कर था। तो ये आपने इम्पोर्टेंट शब्दावली है कर व्यवस्था की, कि आखिर ये कर था क्या। तो ये आप लोगों ने भाई याद करना है। अब चंदों की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, देखिए। चंदों की सामाजिक, स्वयं को चंद्रवंशीय राजपूत मानते थे। कौन? चंद जो लोग थे। ओझा ब्राह्मण रावत राजपूत उस टाइम पे हुआ करते थे, कत्यूरी शासनकाल में हुआ करते थे। होशियारी राजपूत और मूल निवास ये बोला जाता है कि बंगाल के थे। तो ओझा जो ब्राह्मण थे और रावत जो राजपूत थे, ये कत्यूरी शासन काल में इनके बारे में बताया गया। जबकि कोई पूछेगा आपसे कि कोश्यारी, जो जैसे हमारे भगत सिंह कोश्यारी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका मूल निवास कहते हैं कि बंगाल से आए हैं। वहीं जोशियर पंत कहते हैं महाराष्ट्र से आए हैं। जबकि बसेड़े राजपूत राजस्थान, बसेड़ा कुछ पड़ता है, बसेड़े राजपूत वहां रहते हैं, तो वहां से आए हैं। कुमाऊं का ये कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम देवता एड़ी और घुरुड़िया है। कौन है? एड़ी और घुरुड़िया। दोनों देवताओं को पशु चारकों द्वारा क्या कहा जाता, पूजा जाता था। अब ब्राह्मणों के देखो 3 वर्ग थे, चौथानी, पंचबीड़िया और खस ब्राह्मण। इनमें जो सर्वप्रथम सर्वोत्तम था वो, या श्रेष्ठ था, वो कौन था भाई? चौथानी। और इन्हें कहते थे पितलिया ब्राह्मण। क्या कहते थे? पितलिया ब्राह्मण। किनको? चौथानी को, पंचबीड़िया को और खस ब्राह्मण को। राजस्थानी ब्राह्मण को ठक्कुर कहा गया। क्या कहा गया? ठक्कुर कहा गया। राजपूत 2 प्रकार के थे, आर्य राजपूत और खस राजपूत। वैश्य वर्ग को साहू बोला जाता था। पौरी नाम का जो वर्ड है वो राजमहल की चौकीदारी करते थे। वहीं कपड़े बुनने वाले को क्या कहा जाता था? राजकुली। और टमटा तो आप लोगों को पता ही है कि जो आपके लोहार, वे जो, है ना, जो आपके अल्मोड़ा क्षेत्र में रहते हैं, आप उनके बारे में जानते हैं। अब देखिए चंद्रकालीन धार जीवन एवं स्थापत्य क्या था। कुछ तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, पर कुछ यहाँ पे पढ़ लीजिए कि बैजनाथ के मंदिरों में लक्ष्मी नारायण
का मंदिर चंदू ने बनवाया है। पिथौरागढ़ में नकुलेश्वर नकुलेश्वर मंदिर चंदकालीन है, जिसके पास भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में उत्कीर्ण मूर्ति है। मण के सूर्य मंदिर है ना, सूर्य मंदिर चंदकालीन है और यहाँ पे 7 घोड़े विराजमान है, जैसे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तरह, है ना। सूर्य देवता की क्या है, प्रतिमा है, और पास में ही क्या है, एक हथिया देवालय, आपको पता ही है कि ये चंपावत क्षेत्र में स्थित है। पिथौरागढ़ के मसोली और कासनी में चंद्रकालीन पंचायत शैली के मंदिर मिले थे। गुप्त काल में शुरू हुई पंचायत शैली मंदिर, है ना, के मंदिर मतलब पांच पांच मंदिरों का समूह था, जो अब शायद अस्तित्व में नहीं है। अब देखिए उत्तराखंड के प्रमुख किले, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, जैसे कि इस बार खगमरा किला आया हुआ था, है ना, बैराट का किला आया हुआ था। कहाँ गया ये? तो लाल मंडी, जिसको हम फोर्ट मायरा भी बोलते हैं, 1563 में कल्याण चंद ने बनाया। अल्मोड़ा में खगमरा का किला भीष्म चंद ने, अल्मोड़ा में मल्ला महल रुद्रचंद, अल्मोड़ा में राजबुंगा सोमचंद ने बनाया चंपावत में। नेथड़ा जो है गोरखा ने बनाया अल्मोड़ा में। सिरमोही जो एक किला है वो चंपावत में है। बाणासुर चंपावत में, इसका मारकोट अन्य नाम है। वहीं गौला चौड़ जो है राजा गौरील ने बनाया, कहाँ, चंपावत में। खलंगा और नाला पानी आपको पता है देहरादून में स्थित है, जहाँ पे कि अंगल और नेपाल युद्ध, अंग्रेजों और नेपालों की लड़ाई हुई थी, है ना। गिलेप्पी साहब इनके उस टाइम पे कमांडर हुआ करते थे। कलवागढ़ी और रुड़की में स्थित है। वहीं रुद्रपुर का किला कहाँ है, काशीपुर में है, जो कि शिवदेव जोशी ने बनाया था। किसने बनाया था भाई? शिवदेव जोशी ने। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया। यहाँ पे आपका चंद शासन खत्म हो जाता है। उसके बाद हम अपना परमार वंश पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना। तो इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। तो ये सेशन यहीं पे एंड होता है।